हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइफर सिविल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ और ये हमारी रेलेवेंट होगी स्पेशली स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए और जिसमें हमारा जो मेन फोकस है वो यूपी पीसीएस को लेकर के है। सो पहले ऐसा करते हैं कि स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट ना हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है इसको एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा सोर्स क्या रहेगा इस एंशिएंट हिस्ट्री का। और ये ख़ास करके मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसका जो बेसिकली हमारा सोर्स है ना, वो हमारी जो बेस मटेरियल है वो तमिलनाडु की हमारी एनसीईआरटी है और हमने वैल्यू एडिशन कर रखा है लूसेंट से प्लस घटना चक्र से। तो एक तरीके का हमारा ये कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइल्ड नोट्स है, जो बेसिकली हैंड रिटन है। तो इसके थ्रू ही मैं पढ़ाऊँगा आपको एंशिएंट हिस्ट्री। अब ये देख लेते हैं कि इसकी रेलेवेंस क्या है, मतलब ये किन लोगों के लिए है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये सबसे मेन तो हमारे जो भी पब्लिक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस के लिए, उनके लिए ये रेलेवेंट है। लेकिन अगर अभी हम देखना चाहें ना कि आने वाले समय में हमारा पीसीएस 2026 कंडक्ट होने वाला है ऑन 6th ऑफ दिसंबर 2026, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस सीरीज़ को लॉन्च किया है। और ये हमारा ये यूपीएससी के लिए ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ फैक्ट्स पे फ़ोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम ये भी देखेंगे ना कि स्टोरी क्या है और उसकी एनालिसिस क्या है। कि लेट्स से अगर हमारा लोअर पैलियोलिथिक और मिडल पैलियोलिथिक से ट्रांज़िशन हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या था ट्रांज़िशन होने का, या आगे भी जब भी हम कोई भी पढ़ेंगे तो उसके कॉज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो ये ना कि सिर्फ़ हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हमारा इम्पोर्टेंट होगा, बल्कि हमारा सिविल सर्विसेज़ के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रिलेवेंट होगा। साथ ही साथ इसमें फैक्ट्स का एनरिचमेंट तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि लूसेंट्स और घटना चक्र से हमने सारे फैक्ट्स को कवर किए हैं। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एसएससी सीजीएल हो गया या फिर हमारा कोई भी बैंक पीओ का एग्जाम हो गया, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जाती है। साथ ही साथ टीचिंग एग्जाम्स, लेट्स से हमारा ड्यूटी पायलट भी हो गया, लेट्स से हमारा बीपीएससी हो गया, या फिर हमारा यूपी का टीजीटी एग्जाम हो गया, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री पूछी जाती है, तो इसके लिए रेलेवेंट होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपनी इस सीरीज को एंशिएंट हिस्ट्री की। देखिए, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले ना एक 3 टर्म आते हैं हमारे, एक प्री हिस्ट्री आता है, एक प्रोटो हिस्ट्री आता है, एक हिस्ट्री आता है। बेसिकली हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है? तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री क्या है, फिर हम टाइमलाइन को एक बार देख लेते हैं। बेसिकली देखा जाए ना कि प्री हिस्ट्री ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें हमारे कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं थे, जिसमें हमारी मेनली स्टोन एज आती है। स्टोन एज में जैसे हमारा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक एज आती है, तो ये हमारा प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड है और इसमें हमारे कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हैं। और प्रोटो हिस्ट्री में क्या हुआ है कि इसमें रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं, लेकिन डेसिफर्ड नहीं हुआ। डेसिफर्ड मतलब अभी डिकोड नहीं हुए हैं ये रिकॉर्ड्स हमारे। फिर आता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री बेसिकली हमारे प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि डेसिफर्ड कर दिए गए हैं। जो हमारे आर्काइव्स वगैरह होते हैं ना, वो हिस्ट्री में ही आते हैं। ठीक है? तो अब देख लेते हैं कि सबसे पहले जो ये हमारा प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड है ना, इसमें हमारी 3 मेन इंपॉर्टेंट एज आती है। एक पैलियोलिथिक एज आती है, मेसोलिथिक आती है, न्यूलिथिक एज आती है। ये बस अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी हम स्टार्ट नहीं किए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम टाइमलाइन डिस्कस टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी टाइमलाइन क्या होने वाली है एंशिएंट हिस्ट्री की। तो फिर हमने जैसा देखा कि प्री हिस्ट्री में हमारे पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज आती है, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा ना कि जैसे पैलियोलिथिक 3 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक होती है। फिर मेसोलिथिक हमारे 10,000 से 6,000 बीसी तक रहती है। न्यूलिथिक हमारी 6,000 से 3,000 बीसी तक रहती है। और ये जो हमारी प्रोटो हिस्ट्री है, इसमें हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, जो कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का खास करके मैच्योर फेज आता है, जो कि 2500 बीसी से 1750 बीसी तक आता है। हालाँकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो हमारी कहीं न कहीं प्री हिस्ट्री में भी दिखाई देती है, लास्ट फेज़ ऑफ प्री हिस्ट्री में। लेकिन अभी जो इसका मैच्योर फेज़ आता है, जिसमें सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, जिसमें हम जो कि हम मैच्योर फेज़ को ही पढ़ेंगे, तो ये हमारा प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। देन बात करते हैं, इसमें चारकोलिथिक फेज़ भी आता है, जो कि 3500 बीसी से 1000 बीसी तक आता है, ये भी हमारा प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है? अब इसके बाद देखते हैं कि अब जब हमारा ये चैल्कोलिथिक फेज़ खत्म हो जाता है ना 3500 से 1000 बीसी तक, तब हमारा एडवेंट होता है आर्यन्स का। ठीक है? आर्यन्स, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम आगे देखेंगे वैदिक एज को, तो हम देखेंगे कि कहा जाता है कि जो हमारे वैदिक एज था, वो हमारे आर्यन्स के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, कि आर्यन्स आए थे हमारे। तो उसमें हम देखेंगे कि आर्यन्स थे कौन, कहाँ से आए थे, किस तरीके से उन्होंने सिविलाइज़ेशन को सच में क्या एस्टेब्लिश किया इंडिया में या नहीं किया, इसको हम सारे आने वाले क्लासेस में देखेंगे आगे। ठीक है? तो जो हमारे आर्यन्स थे, वो हमारे अराउंड 1500 बीसी के आसपास में ये लोग
इनका टाइम पीरियड है। इसमें हमारी वैदिक एज आती है, जैसे मैंने आपको बताया अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक में, जो अर्ली वैदिक हमारा 1500 से 1000 बीसी है एंड लेटर वैदिक हमारा 1000 बीसी से 6th सेंचुरी बीसी तक का है। फिर इसके बाद में बात करते हैं, अब जब 6th सेंचुरी बीसी पे हमारा लेटर वैदिक खत्म हो रहा था ना, तो लेटर फेज़ में ही वैदिक के हमारे रिलीजियस मूवमेंट का जन्म होता है, जिसमें जो हमारी मेनली मूवमेंट थी बुद्धिज़्म, जैनिज़्म से रिलेटेड थी। तो इसको भी पढ़ेंगे इन डिटेल, बुद्धिज़्म का क्या था, टीनर्स क्या थे, इनके हमारे फाउंडर्स कौन थे, सब कुछ पढ़ेंगे जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म के बारे में। और साथ ही साथ हमारा इसी 6th सेंचुरी की बीसीज में 16 महाजनपदास का भी हमारा इमर्जेंस हुआ। फिर आते हैं, अब यही 16 महाजनपदास में से एक हमारा महाजनपद था जिसका नाम था मगध। अब हम देखते हैं कि जो मगध था, मगध में हमारे हर्यानाइट डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे जो कि 554 बीसी से 412 बीसी तक है। फिर ऐसे शुंगा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। और जब मौर्य डायनेस्टी हमारी खत्म होती है 323 बीसी से, जो 185 बीसी तक चलती है, और 185 बीसी के बाद में पोस्ट मॉडर्न फेज स्टार्ट हो जाता है। अब पोस्ट मॉडर्न फेज में ये था कि अब हमारे ये आउटसाइडर्स भी थे, मतलब पोस्ट मॉडर्न में हम देखते हैं ना कि बाहर से भी कई लोग आए हुए थे इंडिया में सेटलमेंट पाने के लिए, और साथ ही साथ इंडिजीनियस डायनेस्टीज भी थी। मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो बाहर से आए थे, जो कि मॉडर्न डायनेस्टी के बाद में आए थे, और साथ ही साथ हमारे कुछ लोग ऐसे थे जो लोग हमारे अंदर ही रह रहे थे, हमारे इंडिया के अंदर ही थे, जैसे शुंगा हो गए, कानवा हो गए, सतावाहन हो गए। और जो आउटसाइडर थे वो हमारे इंडो ग्रीक्स हो गए, शक्स हो गए, पार्थियन हो गए और कुशन हो गए। इसकी मैंने एक ट्रिक भी लिखी हुई है कि इंडिया से पाक, मतलब इंडिया से इंडो ग्रीक, से शक, पाक से पार्थियन एंड कुशन। तो इस तरीके से इंडिया से पाक अगर आप याद करेंगे तो आपके जो आउटसाइडर्स जो थे हमारे पोस्ट मॉडर्न फेज के, वो याद हो जाएंगे। फिर अब जब जो है हमारा ये हमारे सतावाहन थे ना, जो हमारी इंडिजिनस डायनेस्टीज थी, आई मीन जो पोस्ट मॉडर्न जो पीरियड था, अब पोस्ट मॉडर्न पीरियड के कंटेम्प्रेरी ही हमारे साउथ में एक संगम एज भी चल रही थी, जिसमें हमारे चेरास, चोलास और पांड्यास का रोल था। और फिर हमारी आती है गुप्ता एज के बारे में। गुप्ता एज 319 एडी से लेकर के 550 एडी तक का था, जिसमें हम चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में, देन चंद्रगुप्त टू, कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त। फिर इसके बाद में आते हैं हमारे, जब स्कंदगुप्त का टाइम पीरियड खत्म हुआ तब हमारे आती है हमारी पोस्ट गुप्ता पीरियड, जिसमें हमारी पुष्यभूति डायनेस्टी आती है, जो कि अर्ली 7th सेंचुरी एडी में ये स्टार्ट हो गई थी। और साथ ही साथ इनके कंटेम्प्रेरी क्या थे, अब ये समझिए आप कि संगम एज और पोस्ट संगम एज, ये पोस्ट मॉडर्न और गुप्ता के कंटेम्प्रेरी ही चल रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं पोस्ट संगम की। पोस्ट संगम में कौन होते हैं? पोस्ट संगम में सबसे पहले पल्लवाद आते हैं, ठीक है, फिर हमारे चालुक्याज आते हैं, और ये जो हमारे इंपीरियल चोलाज हैं, ये बेसिकली हमारे मिडिल हिस्ट्री का पार्ट है, मतलब मिडीवल हिस्ट्री का पार्ट है, जो कि हमारे 7th सेंचुरी के एंड में आते हैं, कौन से? चालुक्याज़, ठीक है। अब जब जो है हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं, चालुक्याज़ हमारे जो साउथ इंडिया की डायनेस्टी थी। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि 750 एडी में, उसी में नॉर्थ के समय पे, नॉर्थ ईस्ट के समय पे, स्पेशली बंगाल वाले रीजन में, है ना? जिस वक़्त ये बांग्लादेश है, इस वाले रीजन में हमारी पाला डायनेस्टी रूल किया करती थी। फिर हमारे गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी थी, जो कि वेस्ट में थी हमारी, जैसे गुजरात वगैरह वाले इलाके में। देन राष्ट्रकूटास थे, जो कि साउथ वेस्ट प्लस सेंट्रल इंडिया में हमारे रूल कर रहे थे 750 एडी के आस-पास। तो इस तरीके से हमने एक टाइमलाइन देख ली। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले स्टोन एज के बारे में कि स्टोन एज बेसिकली थी क्या? जैसे अभी हमने पहले पढ़ा ना, जो स्टोन एज थी हमारे किसका पार्ट था? ये देखिए आपको देखने में आ रहा होगा कि जो स्टोन एज थी हमारे प्री हिस्ट्री का पार्ट था, जिसमें हमारे कोई रिटन रिकॉर्ड्स ना ही एविडेंसेस तो सॉरी मौजूद हैं। एविडेंसेस मौजूद हैं लेकिन कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। तो अब इसमें हम देखते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टोन एज में हमारी एक पैलियोलिथिक एज आती है, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक में हमारी डिवाइड होती है। 3 ब्रॉड हेडिंग्स हैं जिसमें स्टोन एज हमारी डिवाइड होती है। अब अभी हम आगे देखेंगे मेसोलिथिक को और नियोलिथिक को भी, लेकिन एक बार बस एक शॉर्ट में देख लेते हैं क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पैलियोलिथिक एज थी ना, ये हमारी 30 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक की थी, और इसमें ये मेनली हमारी लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक में डिवाइडेड थी। अब ये देख लेते हैं ना कि इसमें एक हम स्टोरी लाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोअर पैलियोलिथिक में अभी सिर्फ फायर का हमारा डिस्कवरी हुई थी, मतलब ना ही यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था, ना ही हमारे यहाँ पर ये लोग हट में रहते थे, मतलब ये केव में रहा करते थे जो लोअर पैलियोलिथिक के पीरियड के समय पे लोग थे, है ना? और इसमें ह्यूमन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है लगभग लोअर पैलियोलिथिक में ही, और फिर धीरे-धीरे हम आगे मूव करेंगे मिडिल पैलियोलिथिक की तरफ, देन होमो अपर पैलियोलिथिक की तरफ। और अपर पैलियोलिथिक में ऐसा था कि होमो सेपियंस, जिसे हम होमो इरेक्टस बोलते हैं, जो कि हम लोग जैसे आज के इंसान होते हैं ना, उन्हें होमो सेपियंस बोलते हैं। तो जब इंसान लोग खड़ा होना स्टार्ट कर दिए थे, मतलब वो सही से चलने लगे थे, जैसे आज के दौर में हम लोग चलते हैं, उन्हीं को तो वो जो स्टार्टिंग हुई थी, ये हमारी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक पीरियड से।
ठीक है? और इसमें एक मेन इम्पोर्टेंट एलिमेंट था कि इसमें एनिमल का डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट हो गया था हमारा अपर पैलियोलिथिक पेज में अपर पैलियोलिथिक फेज़ में। और ये देखिए जो लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक फेज़ है ना, ये हमारी आइस एज भी है। आइस एज से मेरा मतलब ये है कि इस वक़्त क्या था ना कि जब हमारी अर्थ थी, वो अर्थ हमारी ऑलमोस्ट आइस से कवर्ड थी। इस वज़ह से लोग जो ट्राई करते थे कि वो उनके पास क्योंकि खुली जगह थी नहीं रहने के लिए, तो वो लोग केव्स में रहा करते थे। इस वजह से जो इनके सेटलमेंट पैटर्न था या इनकी जो लाइफ़स्टाइल थी, वो जब केव में रहते थे तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आइस एज है, तो एग्रीकल्चर होगा नहीं, तो ये हंटर्स थे और फूड गैदरर्स थे। मतलब हंटिंग करते थे कि जानवरों को मार करके खाते थे और साथ ही साथ ये फूड गैदर करते थे। जैसे जहाँ भी इनको फूड मिल जाए, चाहे वो हमारा पेड़ के थ्रू हो या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू हो, ठीक है? अब इसमें ये देख लेते हैं कि इन्होंने किस इम्प्लीमेंट्स का यूज़ किया था, मतलब इन्होंने कौन-कौन सा वेपन इसमें डिस्कवर कर लिया था। तो बेसिकली ये लोग चॉपर का यूज़ करते थे चॉप करने के लिए और ये हैंड एक्स का यूज़ करते थे। हैंड एक्स अभी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि ये हैंड एक्स बेसिकली एक मोटे-मोटे टूल्स होते थे, कि जैसे मान लीजिए कोई इतना बड़ा पत्थर है और पत्थर को तोड़ दिया बीच से, तो जो ये बड़ा वाला पार्ट बचेगा ना, इसी को हैंड एक्स इसी इसी का यूज़ करते थे ये लोग और ये ऑब्वियस सी बात है ख़ास करके क्वार्ट्ज़ाइट का ये पत्थर होता था, तो ये बहुत मज़बूत पत्थर हुआ करता था। तो इस वजह से ये लोग क्या करते थे कि इसी टूल का यूज़ करके हमारा वो हंटिंग भी करते थे और साथ ही साथ जो है अगर इनमें कोई भी चीज़ इन्हें मतलब तोड़नी रहती थी तो ये इन्हीं पत्थर्स का यूज़ करते थे। फिर अब बात करते हैं कि इसी पैलियोलिथिक फ़ेज़ में जब लास्ट फ़ेज़ आते हैं अपर पैलियोलिथिक पे तो हम ये फ्लेक टूल्स का यूज़ करने लग गए थे। फ्लेक टूल्स मतलब अब देखिए जैसे फ्लेक टूल्स ये हो गए, ठीक है? और ये हमारी हैंड एक्स हो गई। अब बेसिकली क्या होता है लेट्स से कि एक पत्थर है और उन्होंने इसको बीच से जब तोड़ा ना, जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, मैं बताता हूँ आपको कि जैसे ही समझ लीजिए एक पत्थर है और इन्होंने इसको बीच से तोड़ दिया, ठीक है? तो ये जो लेफ्ट समझ लीजिए जो ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा शार्पन पार्ट होगा क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम मतलब बीच से टूट जाए, एकदम बराबर टूट जाए, थोड़ा पत्थर जब बड़ा होगा, थोड़ा छोटा टूटेगा। तो जब लोअर और मिडल पैलियोलिथिक में ये लोग इस चीज़ का यूज़ किया करते थे, ये वाले पार्ट का। लेकिन अपर पैलियोलिथिक आते-आते तक ये लोग ये वाले पार्ट का यूज़ करने लगे क्योंकि उनको पता चला कि हाँ, ये वाला पार्ट ज़्यादा शार्प है, इस वजह से इसी को हम बोलते हैं फ्लेक टूल्स, ठीक है? अब चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि किस तरीके से लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक फेज़ हमारा काम करता था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं ना, बस हमको एक स्टोरी लाइन रखनी है ना कि किस वजह से हुआ था, तो उसको मैंने बस इसी वजह से बता दिया। हालाँकि अभी आगे बढ़ते हैं, तो इन डिटेल देखेंगे कि पैलियोलिथिक में कौन-कौन से साइट हैं या इनकी लाइफ़स्टाइल क्या हुआ करती थी, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है? अब फिर हमने देखा मेसोलिथिक इसके बाद में एज आती है। मेसोलिथिक क्या थी 9000 बीसी से 4000 बीसी तक थी। इसमें भी ये लोग हंटर्स ही थे। मतलब अभी भी एग्रीकल्चर फुल्ली डेवलप नहीं हुआ था, तो ये लोग मार-मार के मतलब हंटिंग करते थे और उसी से फूड गैदर करके खाते थे और यहाँ से माइक्रोलिथ इम्प्लीमेंट का जो है इमरजेंस हुआ। अब माइक्रोलिथ क्या होते थे? माइक्रोलिथ बेसिकली हमारे स्मॉल टूल्स हुआ करते थे। क्योंकि देखिए अब हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर बड़ा टूल कोई है, तो उससे बहुत वो मतलब बहुत शार्प नहीं होगा। या कि आप ये समझिए कि जो बड़े टूल्स होते हैं, इनका यूज़ सिर्फ़ लोअर और मिडल पैलियोलिथिक तक रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अपर पैलियोलिथिक में यूज़ नहीं हुआ, बिल्कुल यूज़ हुआ। ठीक है? और मेसोलिथिक तक भी हुआ मतलब क्वांटम सब कुछ एक साथ यूज़ हो रहा था। लेकिन अब क्या होता है कि यहाँ से माइक्रोलिथ एलिमेंट का स्टार्टिंग होती है। जैसे मैंने बोला ना माइक्रोलिथ की स्टार्टिंग होती है। माइक्रोलिथ मतलब छोटे-छोटे टूल्स थे, इनका इमर्जेंस होने लग गया था। छोटे और शार्प टूल्स का मतलब शॉर्ट प्लस शार्प, ठीक है? फिर अब बात आती है इसके बाद में नियोलिथिक की। नियोलिथिक 7000 से 1000 बीसी तक थी। इसमें ये फूड प्रोड्यूसर कहीं न कहीं बन गए थे कि एग्रीकल्चर हल्का-सा क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट था, वो ऐसा रिलायबल हो गया कि एग्रीकल्चर पॉसिबल हो गया था। तब ये फूड प्रोड्यूस करने लगे थे और ये पॉलिश्ड इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करने लगे। पॉलिश्ड इम्प्लीमेंट जैसे हमारे एक प्रॉपर जैसे हथौड़ा वगैरह होता है, आज के वक़्त हम लोग हथौड़ा, एक्स हँसिया ये सब यूज़ करते हैं ना, उस तरीके के एलिमेंट्स ये यूज़ करना स्टार्ट करने लग गए थे। अब मैंने इसमें एक टाइमलाइन भी लगा रखी है, इसको आप देख लीजिएगा। जैसे ये जो पैलियोलिथिक है, ये हमारे 30 लाख बीसी से 9000 बीसी तक और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आते-आते तक ये पूरा पैलियोलिथिक की जो भी फीचर्स थे, वो हमारे खत्म हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहीं न कहीं हमारे पैलियोलिथिक के पीरियड हमारे मेसोलिथिक तक भी गए हैं। मतलब लेट्स से कि अगर हमारे इंडिया की मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक साइड हमारी जम्मू एंड कश्मीर है और एक साइड हमारी यूपी है। तो ऐसा नहीं है कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड खत्म हुआ तो दोनों एक साथ खत्म हुआ मतलब जम्मू और यूपी में एक साथ खत्म हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि
लोअर पैलियोलिथिक या पैलियोलिथिक पीरियड हमारा इसमें खत्म हो गया हो जम्मू में, लेकिन अभी भी हमारे यूपी में वही कल्चर चल रहा हो, है ना? तो ये एक तरीके से ट्रांजिशन पीरियड का भी काम करते थे, मतलब एक साथ ही चलते थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पैलियोलिथिक के बारे में इन डिटेल समझते हैं। सो बेसिकली पैलियोलिथिक सबसे हमारी ओल्ड स्टोन है, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन और पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, मतलब ओल्ड स्टोन एज। जैसे हमने बात किया ना कि ओल्ड स्टोन एज जो हमारी 30 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक थी, वही चीज़ है। तो अब इसमें इसके फीचर्स देख लेते हैं कि ये पैलियोलिथिक फेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना घटी, या फिर इसकी साइट्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं, या देख लेते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड में ये लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा था, ये क्या खाना खाते थे, या इनका शेल्टर कहाँ कहाँ था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि तो बेसिकली रॉबर्ट ब्रूस फूट था, एक बंदा था जो कि जियोलॉजिस्ट था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इसने जो है एक डिस्कवर किया पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट, ठीक है? एक हैंड एक्स को, जो कि एक हमारा पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट था हैंड एक्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ना ये हैंड एक्स, क्योंकि ये हमारा पैलियोलिथिक पीरियड में इसकी हमारी मेन फीचर था कि जो हमारा लोअर और मिडिल पैलियोलिथिक में यूज़ किया गया था हैंड एक्स का, तो वही इसने डिस्कवर किया। कहाँ पर इसने डिस्कवर किया? इसने डिस्कवर किया पल्लवरम, चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के, ठीक है? तमिलनाडु के पल्लवरम डिस्ट्रिक्ट में इसने किया 1863 में। और ये भी देख लीजिए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश भी हुआ 1851 में ना। तो जब इसने इसको डिस्कवर किया तभी हमको पता चला कि जो हमारी पैलियोलिथिक साइट है वो हमारे इंडिया में मौजूद है। तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो जो हमारी पहली फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट हुई इंडिया की, वो कौन-सी हो गई? तमिलनाडु की हमारी चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है? इसने क्या किया था इसने क्या हमारा खोजा था? हैंड एक्स को खोजा था। अब इसके बाद आते हैं हमारे अरुण सोनाकिया जी। इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने डिस्कवर किया वुमन का स्कल कहाँ से मिला है? जो कि हथौड़ा मध्य प्रदेश से मिला हुआ है। कब किया? 1982 में, जो कि हमारा नर्मदा रिवर वैली है, वहीं पर हमारा हथौड़ा प्रेज़ेंट है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो इस इन्होंने अरुण सोनाकिया जी ने क्या किया? वुमन के स्कल को इसी एज का डिस्कवर किया, मतलब पैलियोलिथिक पीरियड का ये हमारा वुमन का स्कल है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, जो पैलियोलिथिक का हमारा टाइम पीरियड था, या पैलियोलिथिक जो हमारा समय चल रहा था, वो हमारे इंडिया में एग्ज़िस्ट करता था। साथ ही साथ ये जो हम, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऊपर की ये जो लोग थे, हमारा जो इंसान का जो हमारे ह्यूमन्स थे उनका जो हमारा इमर्जेंस था, हमारा लोअर पैलियोलिथिक से ही देखने में लग गया, और अपर पैलियोलिथिक में सबसे पहले हमारे होमो सेपियंस दिखाई दिए, जो कि होमो इरेक्टस से आते थे। मतलब वो लोग खड़े होना जान गए थे कि जैसे आज के ह्यूमन बीइंग चलते हैं वैसे। तो वैसे ही इन्होंने देखा कि जो ये ह्यूमन स्कल पाया है ना, वो बिलॉन्ग करता है होमो इरेक्टस कैटेगरी से। मतलब ये जो हमारा स्पेशली अगर देखा जाए, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज़, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे अरुण सुनाकिया जी थे, ये एक तरीके से जो ह्यूमन स्केल का इन्होंने डिस्कवरी की थी ना, ये बेसिकली किस पीरियड से था? अपर पैलियोलिथिक से था। ठीक है? क्योंकि हमने अभी देखा कि अपर पैलियोलिथिक में क्या हुआ था? अपर पैलियोलिथिक में हुआ था होमो इरेक्टस का इमर्जेंस। ड्यू टू दिस, इंडिया इज़ प्लेस्ड ऑन द ग्लोबल मैप ऑफ फाइंडिंग साइट्स ऑफ होमिनियल फॉसिल्स। मतलब अभी तक तो ऐसा था ही नहीं कि इंडिया में जो है पैलियोलिथिक एज भी एक्ज़िस्ट करती है, लेकिन जैसे ही इन्होंने ये डिस्कवर किया ना हमारा ह्यूमन का स्कल को, जो वुमन का स्कल था, तुरंत ये हम दुनिया में ये ज़ाहिर हो गया कि हाँ, इंडिया में भी हमारी पैलियोलिथिक की साइट प्रेज़ेंट है। और ये भी देख लीजिए कि ये जो हमारी अरुण सोनाकिया जी ने ह्यूमन स्कल को डिस्कवर किया है, वुमन स्कल को, वो हमारी अर्लीस्ट फाइंडिंग है ह्यूमन रिमेन की इंडिया में, ठीक है? अब बात करते हैं कि पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है कि कौन से टूल, हथियार कौन से यूज़ किया करते थे ना ये लोग, जो हमारे ह्यूमन्स थे पैलियोलिथिक टाइम के। तो सबसे पहले मैंने अभी जैसे ऊपर आपको ये सब बताया था ना, ये बस उसी को थोड़ा-सा इन डिटेल मैंने इसको नीचे लिखा हुआ है। तो इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया चॉपिंग पेबल। पेबल मतलब ये होता है ना, पत्थर ही होता है पेबल मतलब। तो मैंने जैसे आपको बताया, अब इसमें हम ओवरऑल पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं। अब हम इसमें लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक में डिवाइड करके बात नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल बात करेंगे तो इसमें अब हमारा पेबल भी आएगा, फिर फ्लेग टूल भी आएँगे। तो अब ये देख लेते हैं कि ये जो इम्प्लीमेंट थे ये पाए कहाँ-कहाँ से गए थे, ठीक है? सबसे पहले चॉपिंग पेबल जो था वो पाया गया था हमारा सोहान वैली, जो कि हमारी इस वक़्त पाकिस्तान में प्रेज़ेंट है। इसी वजह से इनको सोहान कल्चर भी बोलते हैं। आई मीन सोहन कल्चर या सोहान कल्चर, जो भी आपको सही लगे या जो भी सही प्रोनाउंसिएशन हो। सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। तो इन्होंने क्या किया ना, तो इसी वजह से इसको सोहन कल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि सोहन
वैली से प्राप्त हुआ है हमारा ये चॉपर, ये चॉपिंग पेबल, ठीक है? अब हैंड एक्स कल्चर भी हमको मिलता है। ये हमें कहाँ से मिला? ये सबसे पहले हमको बदमादुरई से और अत्तिरंपक्कम से मिला हुआ, जो कि मद्रास में प्रेज़ेंट है। इस वजह से मद्रास में प्रेज़ेंट है, तभी इसको मद्रासियन कल्चर भी कहते हैं। तो याद हो गया। चॉपर चॉपिंग पेबल्स कहाँ से मिले? सोवन वैली से मिले हैं। कहाँ पर है? पाकिस्तान में, इस वजह से इसको सोवन कल्चर बोलेंगे। वैसे ही हैंड एक्स कल्चर, ये हमारा कहाँ प्रेज़ेंट है? ये हमारा कहाँ मिला? सबसे पहले ये हमारा मद्रास के बदमादुरई और अत्तिरंपक्कम में मिला, इस वजह से इसको मद्रासियन कल्चर कहेंगे। ईज़ी है। फिर ये सबसे बेलान वैली, ये बहुत इम्पोर्टेंट साइट है, क्योंकि ये ऐसी साइट है, इसमें हमारे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और ऑलमोस्ट नियोलिथिक के जितने भी हमारे एविडेंसेस हैं, बेलान वैली से मिले हैं। बेलान वैली को सबसे पहले जी.आर. शर्मा ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इसको डिस्कवर किया था, और इन्होंने 44 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को डिस्कवर किया, जो कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से हमारे रिलेटेड थी। और इसमें इन्होंने सबसे पहले बेलान वैली में देखा, जो कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में इन्होंने पाया बेलान वैली में, कि जो स्टैच्यू पाया किस चीज़ का? बोन मेड मदर गॉडेस का, फ्रॉम लोहांडा नाला रीजन से। लोहांडा नाला रीजन प्रिजर्व्ड एट द कौशाम्बी म्यूजियम। मतलब इन्होंने जो बोन मेड मदर की गॉडेस पाई, मतलब मदर की जो देवी पाई, जो कि हड्डियों से बनी हुई थी, उसका स्टेच्यू पाया। कहाँ पर पाया? लोहांडा नाला रीजन में, और जो कि अभी कौशाम्बी की म्यूजियम में इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। अब ये देख लेते हैं कि जो भी, अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो बेलान वैली है बहुत इम्पोर्टेंट साइट है, क्योंकि ये जो भी हमारे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक या नियोलिथिक के जो भी हमारे एविडेंसेस है, वो एक सीक्वेंस में पाए गए हैं। कहाँ पर? बेलान वैली में, यूपी में। अब जल्दी से एक इम्पोर्टेंट साइट देख लेते हैं कि कौन-कौन सी। ऐसे तो बहुत सारी साइट हैं, लेकिन जो-जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या घटना चक्र या फिर हमारा लूसेंट में मेंशन है, उन्हीं साइट्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आती है हमारी सोन वैली और पोटवार प्लेट्यू, जो कि हमारा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में प्रेज़ेंट है। फिर हमारे शिवालिक की हिल्स आती हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रेज़ेंट है। यहाँ पर हमारे किस चीज़ के, तो मतलब हम ये क्या क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं कि जो स्टोन एज के हमारे एविडेंस थे, स्पेशली हमारे पैलियोलिथिक पीरियड के, वो कहाँ-कहाँ एविडेंस किस-किस जगहों पे पाए गए हैं इंडिया में, ठीक है? तो जैसे हमने ये देख लिया ना, सोन वैली एंड पोटवा प्लेट्यू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से, एंड देन शिवालिक हिल्स ऑन द नॉर्दर्न इंडिया, एंड भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ की फेमस है बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स, कि भीमबेटका की केव्स में पेंटिंग बनाई गई थी, किनके द्वारा? ह्यूमन्स के द्वारा। किन टाइम पीरियड की? ये ऑलमोस्ट हमारे पैलियोलिथिक, मीज़ो प्लस नियोलिथिक, सारे पीरियड में इन्होंने देखा जाता है कहीं न कहीं एविडेंस कि भीमबेटका में इन्होंने पेंटिंग बनाई थी। अब फिर आदमगढ़ हिल्स आती है, जो कि हमारी नर्मदा वैली में प्रेज़ेंट है। फिर कुरनूल, जो कि आंध्र प्रदेश में प्रेज़ेंट है, एंड तिरमपक्कम, जो कि हमारा तमिलनाडु चेन्नई में प्रेज़ेंट है। ठीक है? अब हम चलते हैं मेसोलिथिक की तरफ। तो इस तरीके से हमारा जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, जो मेसोलिथिक एज है ना हमारी, अब हमारी स्टार्ट हो जाती है मेसोलिथिक एज। जैसे हमने ऊपर कंप्लीट कर लिया पैलियोलिथिक को, और हमने यहाँ पढ़ा था कि जो मेसोलिथिक एज थी ना, ये हमारी 9000 बीसी से 4000 बीसी तक थी। अब बेसिकली क्या होता है ना, ये पैलियोलिथिक में तो हमारा आइस एज चल रही थी, पूरी प्रॉपर आइस एज थी, जिसको हम प्लेस्टोसीन एज भी बोलते हैं। जिसमें हमारा, जैसे हमने समझ लिया है ना कि हमारा जो है एग्रीकल्चर नहीं पॉसिबल था, हमारा फ्लोरा एंड फौना का जो हमारा प्रेज़ेंट थी, वो भी नहीं प्रेज़ेंट थे। उसका कारण क्या था? आइस एज, क्योंकि हमारा क्लाइमेट सूटेबल नहीं था। लेकिन अब तभी क्या होता है, ये एक हमारा मेसोलिथिक ट्रांज़िशन फ़ेज़ की तरह आता है, क्योंकि अब प्लेस्टोसीन से हम हैलोसीन पीरियड की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो क्लाइमेट है ना, वो अब थोड़ा-सा सूटेबल हो रहा है। किस चीज़ के लिए सूटेबल हो रहा है? हमारे एग्रीकल्चर के लिए, फ्लोरा और फौना के डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरीके से ये लोग अभी भी हंटर गैदरर तो थे, कि हंटिंग भी करते थे, और हर्डर्स की तरह टहल-टहल करके जो है मतलब अपना सेटलमेंट पैटर्न चेंज किया करते थे, मतलब क्लाइमेट को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन इन्होंने क्या किया ना, यहाँ से प्रिमिटिव कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर दिया। अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो बेसिकली इस पहले हम इसको देख लेते हैं, जो हमने चार्ट बनाया है कि मेसोलिथिक का हमारा क्या है, 9000 से 4000 बीसी तक। अब इनकी लाइफ़स्टाइल वगैरह, इम्प्लीमेंट वगैरह नीचे पढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, अब जैसा मैंने बताया कि ये हमारी मेसोलिथिक, लिथिक मैंने आपको बता दिया, लिथिक मतलब होता है स्टोन, मेसो मतलब हो गया लेट, मतलब लेट स्टोन एज है। अब इसमें क्या है, ये एक ट्रांज़िशन स्टेज है। ट्रांज़िशन स्टेज किस चीज़ की है? पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच की स्टेज है हमारी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पैलियोलिथिक प्लस नियोलिथिक, जो ये हमारी स्टेज है ना, इसके बीच के ही पीरियड को हम बोलते हैं क्या?
मेसोलिथिक पीरियड। अब इसी वजह से इसको हम ट्रांजिशनल स्टेज कहते हैं। अब देखते हैं कि मेसोलिथिक स्टेज को और या इसकी साइट्स को डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था हमारे कैरलिल ने, जो कि एक तरीके की कहाँ से रॉक पेंटिंग ढूँढते हैं? विंध्या रेंज से, ठीक है? जो विंध्या माउंटेन की रेंजेज़ हैं, वहाँ से हमारे कैरलिल ने एक हमारी पेंटिंग को डिस्कवर किया जो कि कहाँ की थी? मेसोलिथिक पीरियड की थी। तो अब इनकी लाइफ़स्टाइल क्या थी? जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये ट्रांज़िशन फ़ेज़ है और हम प्लीस्टोसीन से हैलोसीन की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब जो हमारा क्लाइमेट है, वो हमारा क्लाइमेट सूटेबल होता जा रहा है, लोगों के रहने के लिए और साथ ही साथ सेटलमेंट को बढ़ाने के लिए, केव से निकलने के लिए, साथ ही साथ एग्रीकल्चर करने के लिए। तभी क्या होता है कि अ, अब इन्होंने और ख़ास करके जो ये वाली एज थी ना, ये माइक्रोलिथ की एज थी। माइक्रोलिथ मतलब क्या हुआ? अभी हमने देखा कि जो पैलियोलिथिक पीरियड था, इसमें जो लोग हमारे ह्यूमन्स थे, वो लोग यूज़ कर रहे थे बड़े-बड़े टूल्स का, बड़े-बड़े एक्सेस का, जैसे हमारा पेबल था, फिर हमारा क्या बोलते हैं, फ्लेक टूल्स था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब शार्प टूल्स का यूज़ करने लगे हैं। शार्प टूल्स मतलब बहुत छोटे हो गए हैं और बहुत शार्प हो गए हैं और ये किस तरीके से, जैसे हमारे इस तरीके के एक्सेस वगैरह का यूज़ करने लगे। और ये किस चीज़ के ऊपर यूज़ किया करते थे? ये मेनली यूज़ किया करते थे या तो किसी लकड़ी के ऊपर या फिर किसी बोन के ऊपर। तो अब इन इस वजह से इनको हंटिंग करने में बहुत आसानी हो जाती थी, ठीक है? और यही हमारा एक फ़ेज़ है मेसोलिथिक फ़ेज़, जहाँ से हम देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन होने लगा एनिमल्स का, क्योंकि अभी तक तो ये हंटर गैदरर थे। अभी भी फिलहाल हंटर हंटर ही हैं ये लोग, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिकेशन एनिमल का स्टार्ट करने लग गए। क्यों करने लग गए? क्योंकि क्योंकि इन्हें ऐसा लगा कि ये हमारा ऐसा पीरियड है जिसमें जो है अलग-अलग तरीके के हमारे जो जानवर हैं वो जो है डेवलप होने लगे बिकॉज़ ऑफ द सूटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है? तो अब जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का पहला प्रूफ मिलता है वो कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ से मिलता है, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये एक हमारी साइट हो गई इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक की, ठीक है? अब हमने जैसे अभी ऊपर आपको बताया ना कि प्रिमिटिव कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो गया था। अब क्यों हो गया था तुरंत सोचिए? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर जो था वो कहीं न कहीं अच्छे तरीके से डेवलप होने लगा बिकॉज़ ऑफ गुड क्लाइमेटिक कंडीशन। अब यहाँ से ही ब्यूरियल प्रैक्टिसेज़ स्टार्ट हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इंसान का देहांत हो जाता था, वो मर जाता था ना, तो उसको बरी किया जाता था ज़मीन के अंदर और साथ ही साथ उसके माइक्रोलिथ को भी, मतलब उसने जो टूल बना रखे थे, जो वो टूल कैरी किया करता था, उसको भी उसके साथ बरी कर दिया जाता था। ये हमारे एविडेंस मिलते हैं, अभी देखते हैं हमने जब हम आगे पढ़ेंगे अभी साइट्स को ना कि किन साइट्स से हमको देखा गया है कि जो हमारे पर्सन हैं, उनको बरी किया गया है उनकी ही टूल्स के साथ में भी हम आगे साइट में देखेंगे। तो अब देखते हैं साइट्स कौन-कौन सी थी। एक बार ये इंडिया के मैप की तरफ नज़र दौड़ाइए और ये देखने की कोशिश करिए इसको, क्योंकि हम लोग ऐसे होते हैं ना कि हम लोगों को विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से याद होता है। इस वजह से जब आप इन मैप्स को देखेंगे ना और 1-2 बार देख लेंगे और आँख बंद करेंगे तो आपको सारी मेसोलिथिक की साइट्स हमारी आपके एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपके दिमाग में आ जाएँगी। तो आपको जब ऑप्शन अभी जब भी आएगा हमारा प्रीलिम्स में या कहीं भी, तो उसको एलिमिनेट करना और उसको चूज़ करना आसान रहेगा, ठीक है? तो अब देखते हैं कि जो हमारी इंडिया में सबसे पहले यूपी में साइट है, कहाँ? दमदमा और चौपानी मांडो, ये दोनों बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट साइट है, क्योंकि हम लोग अगर ये हम पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दमदमा और चौपानी मांडो, ये दोनों हमारी उत्तर प्रदेश से साइट आती हैं। किसकी साइट है? जी हाँ, बिल्कुल मेसोलिथिक की साइट है, ठीक है? अब देखते हैं हमारे वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान आ जाता है, इसमें हमारा तितवारा था और बागोर, ये भी हमारी किसकी साइट है? मेसोलिथिक की साइट है। देन गुजरात में एक साइट है लंगान नाम से, फिर महाराष्ट्र में हथकंबे और पटने। ठीक है? फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश में हमारी पंचमढ़ी और भीमबेटका। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भीमबेटका बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि यहीं पर हमारी केव पाई गई हैं जिसमें पेंटिंग पाई गई हैं और वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में पाई गई हैं। कैसे सीक्वेंस में पाई गई हैं कि पैलियोलिथिक भी, मेसोलिथिक भी और नियोलिथिक की भी पेंटिंग कहीं न कहीं तक की इस भीमबेटका केव में पाई गई हैं। तो इस वजह से अभी तक का जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो एक हमारा यूपी की 2 साइट्स दमदमा एंड चौपानी मांडो एंड देन मध्य प्रदेश की हमारी भीमबेटका। फिर इसके बाद में हमारा साउथ में भी देखते हैं, साउथ में हमारा आंध्रा में गौरीगुंडम में भी हमारे पाया गया है, जो कि हमारी एक मेसोलिथिक साइट और साथ-साथ हमारे संगनाकल्लू जो है, जो कि हमारे बेंगलुरु में प्रेज़ेंट है, ये भी हमारी एक मेसोलिथिक साइट है। ठीक है?
अब इसमें हमने यहीं पर इसको लिखा हुआ है, ये तो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको इसको पढ़ना है तो देख लीजिए। अब राजस्थान में टिलवारा हो गया, बागोर हो गया, गणेश्वर हो गया। गुजरात में लांगाज, अखाज, वलासनैन, हीरपुरा हो गया। देन महाराष्ट्र में पटने, पछाड़ एंड हथकंबा हो गया। देन यूपी में मोरखाना, लिखाइया, बघाईखोर, सराय नहर राय हो गया। ठीक है। एमपी में पचमढ़ी, आदमगढ़, पुतली करार, भीमबेटका एंड बागोड़। देन बिहार में पैसरा एंड ओडिशा में कुचाई। इसको अब देखिए, ये जो एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह होता है ना, इसको आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये रटने वाले हैं। लेकिन जब आप कई बार एक ही ये इनकेस अगर आपको नोट की ज़रूरत हुई तो बताइएगा, हम टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, और उससे क्या होगा कि आप लोग ये नोट्स ले सकते हैं। तो जब भी कभी आप इसको देखिएगा ना, इसको आप 3 से 4 बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमैटिकली चीज़ें याद होने लग जाएँगी। लेकिन अब वही है कि अब ये तो इतना है, लेकिन अब वही है ना कि जो चीज़ नहीं याद होती उसको तो एटलीस्ट हमें उसको जो है रट्टाफिकेशन ही करना पड़ेगा। तो इसको कई बार साइट्स को देखेंगे आप, और ये ख़ास करके मैपिंग के थ्रू देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपको याद आएँगी। ठीक है? अब इसमें इसी तरह वेस्ट बंगाल में भी साइट थी हमारी बिरहानपुर। ठीक है? फिर आती है आंध्र प्रदेश में हमारी मुश्तला हो गई, चिंतामनुगावी हो गई एंड गौरीकुंडम हो गई। देन कर्नाटका में आती है हमारी, जैसे हमने पढ़ा अभी मैपिंग में ना, संगनाकुल्लू। और खास करके अगर आप इसको ही देख लेंगे, इससे भी आपका काम हो जाएगा। ये तो बहुत ही डिटेल लिखी हुई है सारी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो इतना अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, लेकिन एक थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए ना, कि अगर पूछ लिया कि मोरखाना कहाँ पर है, तो यूपी में है, ठीक है? तो मतलब एक आइडिया रखिएगा, लेकिन ये अगर इसको पढ़ लेंगे तो इससे आपका काम हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं कि एविडेंसेस की। अभी तक तो हमने साइट देख ली कि कौन-कौन सी साइट हमारी मेसोलिथिक की और हमारी थ्रू आउट द इंडिया कहाँ पर प्रेज़ेंट थी, ठीक है? लेकिन अब हम देखते हैं कि इसके एविडेंसेस कहाँ-कहाँ और किस-किस कैसे-कैसे एविडेंसेस पाए गए हैं मेसोलिथिक साइट से रिलेटेड। तो जैसे हमने देखा ना कि मेसोलिथिक साइट ही हमारी एक ऐसी साइट है, जहाँ से फर्स्ट टाइम हमारा क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ, क्योंकि पैलियोलिथिक में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा क्या थी? जल्दी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल फायर थी, सिर्फ़ और फायर थी। ना ही सेटलमेंट पैटर्न था, मतलब वो लोग केव में रहा करते थे, ना ही जो है इनके पास एग्रीकल्चर था, ठीक है? लेकिन इधर से क्या होता है कि एक चेंज आता है लोगों के अंदर, और डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का स्टार्ट हो जाता है। इम्पोर्टेंट साइट हमारी आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागौर राजस्थान, 2 याद कर लीजिए, आदमगढ़ मध्य प्रदेश एंड बागौर राजस्थान। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान। तो इस तरीके से हमारा एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। मतलब इसके एविडेंस पाए जाते हैं हमारे इन दोनों साइड्स में, आदमगढ़ के, एमपी के आदमगढ़ में, और साथ ही साथ हमारे राजस्थान के भगोर में। और लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट्स मेड ऑफ बोन्स एंड हॉर्न्स, ये कहाँ पाए जाते हैं इम्प्लीमेंट्स? अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो माइक्रोलिथ्स की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम जो है अब उस हमने पेबल्स को, बड़े-बड़े पत्थर को रिप्लेस करके माइक्रोलिथ का यूज़ करने लगे, और जब इसका यूज़ करना स्टार्ट किए तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये हमारा मेसोलिथिक से ही स्टार्ट हुआ। अब इसके एविडेंस पाए जाते हैं हमारे महादहा यूपी में। ये याद कर लीजिए, क्योंकि हमारा एमसीक्यू पूछ सकता है कि बताइए हमारा उत्तर प्रदेश में कौन-सी ऐसी साइट है जहाँ पर हमारे माइक्रोलिथ इम्प्लीमेंट, हमारे उनका एविडेंस पाया जाता है, जो कि हमारे किस चीज़ से बने हैं? हॉर्न से और बोन से बने हुए हैं। तो ये हमारा महादहा यूपी, ठीक है? इसके बाद में 41 ह्यूमन ग्रेव्स पाई जाती हैं। कहाँ पर? दमदमा में, जो कि प्रतापगढ़ यूपी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इसमें डबल एंड ट्रिपल ब्यूरल के भी एविडेंसेस मिलते हैं। डबल एंड ट्रिपल ब्यूरल का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जैसे इंसान होता है ना, तो जहाँ मैंने आपको बताया कि इंसान बलि किया जाता था, ठीक है? तो मेसोलिथिक साइड में क्या हुआ, लेट्स से कि ये हमारा ह्यूमन है, इसके साथ इसके माइक्रोलिथ को बलि कर दिया गया। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, कुछ एविडेंसेस पाए गए डबल एंड ट्रिपल ब्यूरल्स के। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही ग्रेव में एक इंसान के साथ एक इंसान और पाया गया, और एक ही ग्रेव में साइमल्टेनियसली 3 इंसान एक साथ पाए गए। अब इसका रीज़न क्या था? ये तो मतलब थोड़ा-सा है, इंसान हाइपोथेटिकल अपना दिमाग लगाता है, और हाइपोथेसिस के बेसिस पे ही सोचता है कि इसके क्या एविडेंस रहे होंगे कि यहाँ डबल ट्रिपल ब्यूरल होता था। तो कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि इस वक़्त सती प्रथा का, जिस तरीके से सती प्रथा थी ना, उसी तरीके से इसके अब एविडेंस पाए थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक साथ ही 3 लोग मर गए होंगे, है ना? तो ये कुछ न कुछ था कि, या हो सकता है ऐसा कि इनके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है, तो इसके साथ इनसे जो बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं, उनको एक साथ ही बरी कर दिया गया, ठीक है? तो ऐसी कितनी ग्रेव्स पाई गई हैं? 41 ह्यूमन की ग्रेव्स पाई गई हैं, जिसमें डबल एंड ट्रिपल ब्यूरल पाए जाते हैं। इसका एविडेंस दमदमा,
प्रतापगढ़ यूपी में पाया जाता है। फिर ग्रेव विद 4 ह्यूमन स्केलेटन्स कहाँ पाया गया है? मतलब ऐसी कब्र जहाँ पर 4 ह्यूमन के स्केलेटन एक साथ देखे गए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा एक तरीके से एक्सेप्शन है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक जगह पाया गया है पूरी मेसोलिथिक साइट में कि 4 ह्यूमन स्केलेटन एक साथ देखे कहाँ पर देखेंगे? सराय नहर राय यूपी में देखा गया है। अब रॉक आर्ट भी पाई गई, जैसे मैंने आपको बताया ना भीमबेटका के बारे में, तो जब भी कभी पेंटिंग की बात आए, तो तुरंत आपके दिमाग में स्टक करना चाहिए भीमबेटका, कि भीमबेटका हमारी जो केव थी वहाँ पर बहुत सारे एजेस की, बहुत सारे पीरियड की पेंटिंग को डिस्कवर किया गया है। तो सबसे पहले रॉक आर्ट जो डिस्कवर किया गया मध्य प्रदेश के भीमबेटका में किया गया, और किसने किया था? वकांकर जी ने किया था। और ये एक तरीके की हमारी यूनेस्को की हमारी हेरिटेज साइट भी बन चुकी है। और जो लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है ये कहाँ पर है? बागौर राजस्थान में है, ठीक है? तो अभी एक बार आप जब जाइएगा ना, ये जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए, एक बार इसको तुरंत देख लीजिएगा, इससे आपके दिमाग में तुरंत वो सारी कंडीशंस जो भी मैंने बोली हैं, सारी स्टोरी आपकी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। इससे जो रिटेंशन कैपेसिटी है ना वो बढ़ेगी, ठीक है? फिर अब देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट्स कौन-सी है? हमारी बागौर राजस्थान की है, ठीक है? अब बात करते हैं कि सबसे पहली हिस्टोरिक साइट जो मिली हमारी मेसोलिथिक पीरियड की, वो कहाँ पर मिली? वो मिली हमारी चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में, ठीक है? और इसमें टेराकोटा के फिगरीन्स मिले, मतलब ऐसे हमारे फिगर्स मिले, या ये कहिए कि ऐसे हमारी ऑब्जेक्ट्स मिले, ऐसी हमारी चीज़ें मिली जो टेराकोटा से बनी थी, मतलब मिट्टी से बनी हुई चीज़ें थी। टेराकोटा मिट्टी को ही कहते हैं ना, ठीक है? फिर अब लार्जेस्ट कॉपर के फाइंड्स कहाँ पर पाया गया? मतलब कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया गया? ये पाया गया हमारा गणेश्वर, राजस्थान में। देन अब मूव ऑन करते हैं हम नियोलिथिक साइट के ऊपर अपनी, क्योंकि अभी तक हमारा क्या हुआ? पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक इज़ डन एंड डस्टेड। अब पहुँचते हैं हम नियोलिथिक साइट पे। हाँ जी, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नियोलिथिक एज को। लिथिक का मतलब जैसे समझ लिया हमने, लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन, नियो का मतलब न्यू स्टोन एज। अब एक बार देख लेते हैं कि जिस तरीके से हमारा पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक कंप्लीट हुआ ना, अब ये एक टाइम पीरियड देख लेते हैं। नियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है 7000 बीसी से 1000 बीसी तक का है, ठीक है? अब इसमें एक स्टोरी लाइन पहले अपने दिमाग में डेवलप करिए कि किस तरीके से हमारा जो मेसोलिथिक है वो नियोलिथिक से अलग है। सबसे पहले हमने क्या बात की, जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड था इसमें क्या था? हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, कहीं न कहीं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट हो गया था, और कहीं न कहीं ये लोग जो क्लाइमेट था हमारा थोड़ा-सा सूटेबल होने लगा था, जिसकी वजह से ये लोग क्या करने लगे थे, थोड़ा बहुत सेटल भी होने लगे थे। केव के अंदर ही थे हालाँकि, लेकिन इन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कहीं न कहीं प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट था वो सूटेबल होने लगा था। लेकिन अब जब जो है हमारा चेंज होता है फ्रॉम मेसोलिथिक टू नियोलिथिक, तो अब सबसे बड़ा इसमें एक डिफरेंस आता है कि क्या था ना कि सबसे पहले एग्रीकल्चर जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट हो गया था। तो ये समझिए कि इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों स्टार्ट कर दिया था। अब डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है? क्योंकि ये तो मेसोलिथिक में भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है? मेसोलिथिक में और नियोलिथिक में इन दोनों का डिफरेंस सिर्फ़ ये है कि मेसोलिथिक में ना जो ये ह्यूमन्स थे, ये लोग सिर्फ़ अपने काम के लिए मतलब एनिमल्स को लेते थे, अपनी ज़रूरत पूरी करते थे और फिर उन्हें मार के खा जाते थे। वैसे ही प्लांट का भी सीन था कि ये लोग प्लांट्स की देख-रेख नहीं करते थे। बस क्या करते थे कि जो ट्री है उससे इन्होंने फ्रूट लिया या कोई भी वेजिटेबल लिया, और साथ ही साथ जो है इन्होंने जैसे वो खत्म हुआ, फिर उसको उसके ध्यान ध्यान वगैरह नहीं रखते थे। लेकिन अभी क्या हुआ ना, नियोलिथिक एज में ह्यूमन, क्योंकि एग्रीकल्चर इतनी अच्छे तरीके से डेवलप होने लगा बिकॉज़ ऑफ वेरी फ्रूटफुल क्लाइमेटिक कंडीशन, इस वजह से क्या हुआ कि जो ह्यूमन्स लोग थे ना, अब ये लोग डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किए एनिमल्स और प्लांट्स का। डोमेस्टिकेशन से सिर्फ़ मतलब इतना सा है कि ये लोग एनिमल्स और प्लांट्स को अपने पास रखते थे, लेकिन उनकी भी ज़रूरतों को पूरा करते थे। जैसे कि अगर एनिमल्स को इन्होंने मान लीजिए डॉग को रखा हुआ है, डोमेस्टिकेट किया हुआ है, तो खुद वो अपने लिए तो रखा ही हुआ है, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, डॉग को भी खाना खिलाएँगे, पानी पिलाएँगे, जो भी उसकी ज़रूरत है उसकी पूरी करेंगे। मतलब ये हुआ कि ये जो ह्यूमन्स थे, ये लोग इसी डोमेस्टिकेशन की वजह से इनका सेटलमेंट पैटर्न भी बदल गया। सेटलमेंट पैटर्न बदलने से मतलब ये है कि जो अभी तक पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक तक ये लोग केव में के अंदर रहा करते थे, लेकिन अब ये नियोलिथिक आने तक ये लोगों ने सेटलमेंट पैटर्न मतलब मड के हाउसेज़ बनाने लगे।
मतलब मिट्टी के। क्यों? क्योंकि हमने जैसा आपको बताया ना कि क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी हो गई थी, मतलब इतना ठंडा नहीं था, ना इतना गर्म था, इस वजह से ये लोगों ने सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया। अब ये लोग क्या किए, अब इनका ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ? जो कि ये नोमैडिक लाइफ़ जी रहे थे कि जिस तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन है, उस तरीके से ये लोग एक से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अब इसको चेंज करके ये लोग क्या किए, एक ही जगह बस गए जहाँ पर इन्हें लगा कि हाँ, यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन अच्छी है। और साथ ही साथ यहाँ इसी वाला यही ऐसा फ़ेज़ है जिसमें हमारा जो है व्हील का भी इन्वेंशन हुआ और साथ-साथ हमारा जो फायर था उसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है? क्योंकि अब ये लोग रॉ मीट ख़ास करके रॉ मतलब पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में ऐसा देखा गया है कि ये लोग रॉ मीट को भी कंज़्यूम करते थे, बट यहाँ आने-आने तक ये लोग क्योंकि अब फायर का यूज़ करने लगे, तो फायर का यूज़ करने की वजह से ये लोग खाना बनाने लगे और ख़ास-ख़ास क्योंकि अब कल्टीवेशन भी होने लगा था, तो सब कुछ पका के ही खाना था, तो जैसे जो फायर का यूज़ था वो बहुत ज़्यादा होने लगा था। अब चलिए देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर साइट्स कौन-कौन सी हैं। नियोलिथिक फ़ेज़ की, तो बेसिकली इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर से, जिसमें हमारी 2 साइट आती हैं, एक हमारी गुफ़्कराल आती है और एक हमारी बुरज़ाहोम आती है, ठीक है? गुफ़्कराल को ना द केव ऑफ पॉटर भी कहते हैं और बुरज़ाहोम को कहते हैं द प्लेस ऑफ बर्च। हो सकता है देखिए ऐसे एमसीक्यू में पूछ ले कि प्लेस ऑफ बर्च किसको कहते हैं, तो बुरज़ाहोम को कहते हैं और गुफ़्कराल को कहते हैं द केव ऑफ पॉटर। इसको पॉटर का केव इस वजह से कहा जाता है ना क्योंकि यहाँ पर ठंड हुआ करती थी, तो ये लोग क्या करते थे ना कि ज़मीन के अंदर केव बना कर के रहने लग जाते थे। बहुत ज़्यादा केव नहीं बनाते थे, बहुत डीप हो, बल्कि छोटी मतलब थोड़ी-सी गहरी केव होती थी। अपने ठंड से अपने आप को बचाने के लिए ये लोग क्या करते थे केव बना कर के रहने लग जाते थे। फिर अब हमारा एक साइड मिलती है हमारी नियोलिथिक की आंध्र प्रदेश में उटनूर साइड और ये मैं आपको याद दिला दूँ कि जो ये हमारी साइट है, इसको मैं इस वजह से यहाँ से काट रहा हूँ क्योंकि देखिए जो ये हमारी नॉर्थ इंडिया है और ये हमारा साउथ इंडिया है और नियोलिथिक की जो मोस्ट ऑफ द साइट्स मिली है वो हमारी साउथ इंडिया से ही मिली हैं, ठीक है? तो जैसे आंध्र प्रदेश में उटनूर हो गया, बिहार में चिरांद हो गया, यूपी में कोल्डीवा हो गया, पाकिस्तान में मेहरगढ़ हो गया और ये भी ध्यान देना है कि जो मेहरगढ़ है ना ये हमारा बलूचिस्तान में है। ठीक है? और ये हमारी लार्जेस्ट साइट है नियोलिथिक की, ठीक है? तो अब इसमें एक बार मैप भी एक बार देख लीजिए कि मैंने इसको बुरज़ाहोम बता दिया, गुफ़्कराल बता दिया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। ये सब छोड़िए गिलगा गालीका ये हो गया, सरायखोला हो गया, सब नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़, जो कि हमारी बलूचिस्तान में प्रेज़ेंट है। और इसको ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है बलूचिस्तान का, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो नियोलिथिक साइट में था, सबसे पहले नियोलिथिक साइट का जो हमारा एविडेंस देखा गया है एग्रीकल्चर का वो हमारा मेहरगढ़ से ही देखा गया है, ठीक है? फिर अब हमारा चिरान बिहार में हो गया और साथ हमारा कोल्डीवा यहाँ पर हमने यूपी में देख लिया, ये इम्पोर्टेंट साइट हो गई। इसके बाद में हम जो सबसे मोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ द साइट्स है वो मैंने बता ही दिया कि हमारे साउथ इंडिया में स्पेशली फ्रॉम उटनूर जो कि हमारे आंध्र प्रदेश में प्रेज़ेंट है। फिर हमारी नरसिपुर जो कि हमारी आंध्र प्रदेश में प्रेज़ेंट है, ठीक है? इसको एक बार आप मैप को देख लीजिएगा। वैसे इसमें जो-जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इतना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, इतना पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लगता है फोमो फ़ील होता है तो थोड़ा-सा देख लीजिएगा ये वाली साइट्स भी, ठीक है? अब पढ़ते हैं एविडेंसेस की तरफ, ये कौन-कौन से एविडेंसेस थे जो कि हमारे नियोलिथिक साइट से मिले हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट जो एविडेंस देखा गया है पैडी कल्टीवेशन का, वो कहाँ देखा गया है? कोल्डीवा, यूपी में देखा गया है, ठीक है? यूपी में कोल्डीवा एक जगह है, वहीं पर देखा गया है पैडी की उपज। ये हमारा सबसे ओल्डेस्ट सबूत है, किस चीज़ का? नियोलिथिक साइट का। और जो अर्लीएस्ट एविडेंस देखा गया है व्हीट और बार्ले का कि व्हीट और जो अर्लीएस्ट एविडेंस देखा गया है व्हीट और बार्ले कल्टीवेशन का वो हमारा मेहरगढ़ पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो मेहरगढ़ थी ये हमारी ब्रेड बास्केट, इसको ब्रेड बास्केट बलूचिस्तान का कहा जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में व्हीट और बार्ले के कल्टीवेशन देखे गए हैं। फिर अर्लीएस्ट एविडेंस जो हमारा एग्रीकल्चर का देखा गया वो हमारा लौरा देव यूपी में देखा गया है। मतलब ये 3 चीज़ें हैं, याद करिए। ओल्डेस्ट एविडेंस क्या देखा गया है? पैडी कल्टीवेशन का, कोल्डीवा यूपी हो गया। अर्लीएस्ट एविडेंस व्हीट और बार्ली का कहाँ देखा गया है? मेहरगढ़ पाकिस्तान हो गया और अर्लीएस्ट एविडेंस जो कि एग्रीकल्चर का देखने को मिलता है वो हमारा लौरा देव हो गया यूपी। और साथ ही साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ये कई बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि बरियल देखा गया है डॉग का उसके मास्टर के साथ में। मतलब एक इंसान, जैसे हमने कहा ना कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ इस हमारे न्यूलिथिक फेज में, तो अब ये क्या हुआ ना कि इसी ग्रेव में एक ह्यूमन था, साथ-साथ उसके कुत्ते को भी दफना दिया गया था, जो कि हमारा इसकी हमारे एविडेंस कहाँ मिलता है? बुरज़ाहोम और गुफ़्कराल से ही मिलता है, जिसको मैंने कहा था ना कि जो बुरज़ाहोम है
वो हमारा क्या है प्लेस ऑफ बर्थ और गुफराल हमारा केव ऑफ पॉटर है, उसी तरीके से डॉग का एविडेंस मिला हमारा इन्हीं दोनों जगह पे। अब इसका लोग सोचते हैं कि अब ऐसा क्यों हुआ था? तो जहाँ तक इसकी कोई रिटन एविडेंस तो नहीं मौजूद है कि ऐसा क्यों था, लेकिन जहाँ तक जो बड़े-बड़े हमारे हिस्टोरियंस उनका मानना ये है कि क्योंकि ये मास्टर्स अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था, इस वजह से जब ये मास्टर मरा ना तो इसी के साथ-साथ इसके कुत्ते को भी इसी मास्टर के साथ में दफना दिया गया। और साथ-साथ एक एविडेंस और मिलता है हमारा मेहरगढ़ यूपी सॉरी मेहरगढ़ पाकिस्तान से, जो कि आप बताएँगे किस चीज़ की ब्रेड बास्केट है? बलूचिस्तान की। तो यहाँ से गोट का एविडेंस मिला है कि बकरे को, गोट को उसके उसके मास्टर के साथ में दफ़न किया गया है। अब देखते हैं कि कुछ हमारे कल्चरल रिमेन्स मिलते हैं स्टोन एज से लेकर के हड़प्पन सिविलाइज़ेशन तक। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अब ये पढ़ते हैं, इस लाइन को पढ़िए, कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो कि अर्लीस्ट एविडेंस है सेटल्ड लाइफ के। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी सिविलाइजेशन थी फ्रॉम स्टोन एज से लेकर के इंक्लूडिंग पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, ये लेकर के स्टोन एज से हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बीच में कल्चर है, कि किस तरीके से कल्चर इन्फ्लुएंस किया वहाँ की टोपोग्राफी को देखते हुए, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए, तो ये एविडेंस हमारे मेहरगढ़ से मिलते हैं, बलूचिस्तान से मिलते हैं, ठीक है? कि जो हमारी लाइफ का सेटलमेंट स्टार्ट हुआ है, वो हमारा यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? अब देखिए ऐश के माउंट्स देखे गए, कहाँ पर? संगनाकल्लू बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। अब ये ऐश माउंट्स क्या थे? ऐश माउंट्स ये माना जाता है कि गोबर थे, तो गोबर के उपले बनाए जाते थे ना, जैसे लकड़ी में कंडी की तरह यूज़ किया जाता है, जिसे कंडी बोलते हैं, तो उनको उनको जला करके उसी के माउंट्स पाए गए हैं कि बहुत सारे गोबर को इकट्ठा किया गया और फिर उनको जलाया गया, इसके भी एविडेंस पाए गए हैं। अब इसका भी कोई बहुत एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऐसा कहीं नहीं है कि इसका रीज़न क्या था, लेकिन ये स देखे जाते हैं कर्नाटक में बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के संगनाकल्लू में देखे गए हैं। अब फिर मेगालिथ, जो कि ब्यूरियल साइट्स थी हमारी लार्ज स्टोन की। अब देखिए अभी हमने माइक्रोलिथ कहाँ पढ़ा था, जल्दी से कमेंट में बताइए, या फिर आप सोचिए पॉज़ करके वीडियो को, कि माइक्रोलिथ जो थी वो हमारी मेसोलिथिक की एज थी। मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ टूल्स का यूज़ हुआ, लेकिन फिर नियोलिथिक में मेगालिथ का यूज़ हुआ। मेगालिथ मतलब बड़े-बड़े स्टोन टूल्स का यूज़ होने लगा, और जो कि बरियल साइट्स थी हमारी लार्ज स्टोन की, ठीक है? मतलब बड़े-बड़े टूल्स का यूज़ होने लगा था। अब आता है सरपेंट कल्ट, जो कि हमारा चिरान बिहार से स्टार्ट होता है, एक तरीके का कल्ट था, जो कि चिरान बिहार से हमारा शुरू होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स देख लेते हैं हम, जो कि हमारे इसी स्टोन एज से रिलेटेड है। जैसे नेवासा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, यहाँ पर एविडेंस कॉटन का देखा गया है। अच्छा देखिए, आप सोच रहे होंगे इतना फैक्ट्स है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो भी चीज़ें, ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, ये कहीं आपको एक जगह मटेरियल में नहीं मिलेंगे। इसी वजह से मैंने कहा ना कि मैंने घटना चक्र प्लस लूसेंट से अपने नोट्स को अपने नोट्स को वैल्यू एडिशन किया है। इसी वजह से ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिली, लेकिन मेरी आप यकीन मानिए, मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ कि जब आप ना इन सारी चीज़ों को एक बार आप पढ़ लेंगे और आपका जब प्रीलिम्स में आएगा ना ऐसा कोई भी क्वेश्चन, तो आप ऐसे होंगे कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। अब मैं देखिए 100% की तो मैं एश्योरिटी नहीं दे सकता, ना ही मैं ऐसा क्लेम कर सकता हूँ, बट ये है कि 95% जो भी पेपर में आएगा वो इसी जगह से आएगा। ये मैं आपको एश्योरिटी ज़रूर देना चाहूँगा। ठीक है? तो चलिए अब देख लेते हैं, जल्दी से थोड़ा-सा बचा हुआ है इसको कंप्लीट करते हैं, फिर सेशन को अपने कंक्लूड करते हैं। ठीक है? तो अब हम पढ़ लेते हैं अदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स किससे रिलेटेड, जो भी हमारी रिलेटेड हैं स्टोन एज से। ठीक है? तो अब इसमें सबसे पहले महाराष्ट्र में नेवासा पाया जाता है, जहाँ पर एविडेंस देखा गया है कॉटन का। कर्नाटका में इज़ामपुर की साइट है, राजस्थान में डिडवाना है, तमिलनाडु में गुडियम केव है, एंड देन टेक्सटाइल प्रिंटिंग देखी गई है अतरंजी खेड़ा से, और वाइल्ड शुगरकेन की हमें एविडेंस मिलता है हस्तिनापुर से। ये हमारे अलग-अलग टाइम पीरियड में क्या है कि ये सारे एविडेंस देखने को मिले हैं फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड। बस यही लास्ट इसको कंप्लीट करते हैं। तो चैल्कोलिथिक पीरियड
देखिए, अब चैल्कोलिथिक पीरियड की बात आती है, तो जब हमने न्यूलिथिक पीरियड को एंड किया, तो समझ लीजिए जिस तरीके से हमारा मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का ट्रांज़िशन पीरियड था ना, वैसे ही हमारा चैल्कोलिथिक भी हमारा नियोलिथिक और आगे आने वाली हमारी हड़प्पन सिविलाइज़ेशन जैसे इंडस वाली सिविलाइज़ेशन है, ब्रॉन्ज़ एज सिविलाइज़ेशन, तो इसी के क्या था ट्रांज़िशन पीरियड था। मतलब ये हुआ कि नियोलिथिक से जो अब इंसान आईवीसी की तरफ मूव किया तो एक ट्रांजिशन पीरियड आया 2000 सालों का लगभग फ्रॉम 4000 बीसी टू 2000 बीसी जिसे बोलते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड। अब इस चैल्कोलिथिक पीरियड में अब इस चैल्कोलिथिक पीरियड में सबसे ध्यान देना हमको ये है कि ये हमारा कॉपर का फेज़ था, जिसे हम पहला मेटल फेज़ बोलते हैं। अच्छा अब ये ऐसा क्यों हुआ कि लोग स्टोन से कॉपर की तरफ मूव कर गए, जो हमारे ह्यूमन्स थे? उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था ना कि देखिए जैसे स्टोन है, अब स्टोन अगर एक बार टूट जाता है तो उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो इर्रिपेयरेबल हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये लोग सोचते हैं वहाँ के ह्यूमन्स उस वक़्त के अब हमको डेवलप करना है ऐसे टूल्स जो कि रिपेयर भी हो जाएँ आसानी से और साथ ही साथ वो टूल्स हमारे एग्रीकल्चर में मदद करें क्योंकि एग्रीकल्चर अब बहुत एक्सटेंसिवली परफ़ॉर्म किया जाने लग गया था किनके द्वारा? ह्यूमन्स के द्वारा। इस वजह से ये ऐज की स्टार्टिंग होती है कॉपर ऐज की, ठीक है? जो कि पहला मेटल फेज़ था। अब कई सारे कल्चर इस अब कई सारे कल्चर देखे जाते हैं जो कि हमारे चैल्को पीरियड से रिलेटेड हैं। चैल्कोलिथिक ऐसे जैसे आर कल्चर या बानस कल्चर हो गया जो कि राजस्थान में देखा जाता है। फिर कायत कल्चर हो गया जो कि मध्य प्रदेश में देखा जाता है। ये हमारे न फिर हमारा महाराष्ट्र में जॉर्वे कल्चर देखा जाता है जो कि बहुत डेवलप्ड कल्चर था। कल्चर से मतलब ये है कि यहाँ के लोग बहुत एक्सटेंसिवली सारी चीज़ों को परफ़ॉर्म कर रहे थे जैसे सेटलमेंट पैटर्न अच्छा था, एग्रीकल्चर इनका बहुत अच्छा था, इस तरीके से। लेकिन अभी ये देखते हैं ना कि ये जो साइट थी अभी भी हमारे इसमें बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ नहीं किया गया था मतलब अभी भी मड ब्रिक्स का यूज़ किया जा रहा था, इस पीरियड में भी और ब्लैक एंड रेड जो हमारी पॉटरी थी और जो अक्रे पॉटरी थी इसके एविडेंस पाए जाते हैं पहली बार। तो जब कोई इंसान पूछे कि बताइए पहली बार ब्लैक और रेड पॉटरी के हमारे एविडेंस कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हमारे चैल्कोलिथिक पीरियड में पाए जाते हैं और अक्रे पॉटरी थी इसके एविडेंस हमारा अतरंगी खेड़ा और हस्तिनापुर में पाए जाते हैं। अब जो कॉटन होता है वो हमारा ब्लैक सॉइल में होता है, इस वजह से हमारी वहाँ ब्लैक सॉइल पाई जा रही थी महाराष्ट्र के आस-पास, इस वजह से हमारा कॉटन का भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होती है, कॉटन भी। फिर बानस वैली हमारी पाई जाती है, ठीक है? फिर अब इसमें मेगालिथिक का यूज़ किया जाता है, मतलब अब ये मेगालिथिक की साइट्स हैं, ये हमने लिखा हुआ है कि मेसोलिथिक साइट्स नहीं है बल्कि मेगालिथिक साइट्स हैं, मतलब ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर बड़े-बड़े पत्थरों के साथ-साथ हमारे स्टोन टूल्स देखे गए। तो ये इसे कहा जाता है आयरन एज ऑफ सदर्न पेनिनसुला मतलब इसमें जो है जो हमारा सदर्न पेनिनसुला जो हमारा इंडिया का जो ये पेनिनसुला है ना, ये वाला पार्ट तो इसको बोलते थे आयरन एज ऑफ सदर्न पेनिनसुला, ठीक है? अब हल्लूर और मस्की कर्नाटका में देखा गया है, ऐसे इसके एविडेंस पाए गए हैं। साथ ही साथ नागार्जुनकोंडा में आंध्र प्रदेश में देखा गया है। फिर हमारा तमिलनाडु में आदिच्चनल्लूर में देखा गया है मेगालिथिक के एविडेंसेस जो कि साइट्स हैं। फिर अब आते हैं हमारे नवदा तोरली जो कि मध्य प्रदेश में है। इसको एक्सकेवेट किया था हमारा एचडी संकालिया जी ने और यहाँ पर क्या-क्या मिले हैं राउंड रेक्टेंगुलर रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर मिले हैं। मतलब जो लोग थे वो राउंड या फिर रेक्टेंगुलर घरों में रहा करते थे। इनाम गाँव महाराष्ट्र में हमारा एक एविडेंस मिला है टेराकोटा फिगरीन्स का जो कि हमारा मदर गॉडेस का स्टैच्यू मिला है टेराकोटा से बना हुआ मतलब मिट्टी से बना हुआ कहाँ मिला है? इनाम गाँव महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से हमारा पैलियोलिथ तो इस तरीके से हमारी स्टोन एज प्लस chalcolithic एज कंप्लीट हो जाती है। See you in the next one.